अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। मेरी इस वीडियो की भी कम्युनिकेशन अरेंजमेंट उसी तरह होगी जैसे लास्ट टाइम थी कि सबसे पहले मैं अपने पॉइंट्स को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा एंड फॉलोड बाय इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज की वीडियो से मैं एक सीरीज का आगाज करने लगा हूं और इस सीरीज की बेस यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में होगा। दुनिया के तमाम 189 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस पे अग्री किया है कि ये 17 जो पायदार तरक्की के मकासद होंगे उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस फैसिलिटेटर होगा और तमाम ममालिक इस पे काम करेंगे अपने अपने मुल्कों के अंदर, अपनी अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अवाम के साथ और दुनिया के बाकी सब मुल्कों के साथ इन 17 गोल्स के ऊपर काम करेंगे, जिसमें सबसे पहला नो पॉवर्टी है और इस तरह और बहुत सारे 17 तक हैं जिनके बारे में मैं बाद में बिल्डअप करूंगा अपनी इन प्रेजेंटेशंस में। तो ख़वातीन और हज़रात, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या उर्दू में जिसको कहेंगे पायदार तरक्की के मकासद, इसकी जो बेसिक बुनियाद है वो मुआशरती तरक्की, मुआशी तरक्की और माहौलियाती प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक्स है या मुआशियात है, हर मुल्क के अंदर वो ठीक होनी चाहिए और पूरी दुनिया में जो उसका एक नाहमवारी है, कहीं पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कहीं पे अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है, तो ये एक बैलेंस होना चाहिए कि सबको तकरीबन इस तरह मिले कि सबका अच्छा गुजारा हो जाए। और उसके बाद फिर जो मुआशरों के अंदर और मुल्कों के अंदर समाजी सहूलियात हैं या सर्विसेज हैं, उनकी भी एक मुनासिब स्टैंडर्ड के मुताबिक और मायार के मुताबिक सब लोगों को वो मुहैया होने चाहिए। और फिर सस्टेनेबल जो पायदारी है वो इस तरह हासिल हो कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो और माहौलियात का जो मसला पिछले काफ़ी अरसे से बना हुआ है उसके ऊपर भी साथ साथ काम होना चाहिए कि जो माहौलियाती रिसोर्सेज हैं वो इस तरह इस्तेमाल हों कि उनमें नुकसान ना हो और वो बेहतर भी हो और उसमें बचत भी हो और उसके अंदर एक जिम्मेदारी का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें तीन बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं ख़वातीन और हज़रात। एक तो सिविक सोसाइटी है, अवाम है, पब्लिक है। दूसरा बिजनेसेस हैं जो इंटरप्राइजेस हैं या कारपोरेट इदारे हैं और तीसरा गवर्नमेंट्स हैं। सो ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो आप जैसे आमतौर पे होता है कि रूल मेकिंग करती हैं, कंट्रोलिंग करती हैं, रेगुलेट करती हैं बिजनेसेस को, और बिजनेसेस फिर गवर्नमेंट को भी सर्व करते हैं और पब्लिक को भी सर्व करते हैं और पब्लिक जो है उन बिजनेसेस के साथ काम करती है। ये एक पूरा साइकिल है। तो बुनियादी तौर पे इन सब की जो अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक जो सिविक सोसाइटी है उनके कंट्रोल में होनी चाहिए आइडियली, जो कि अभी तक है नहीं, लेकिन होनी चाहिए कि अवाम या सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट्स के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कर सके और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कर सके। तो उसके लिए ख़वातीन और हज़रात, बुनियादी तौर पे जो सिविक सोसाइटी है उनको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, उनको मजबूत होना चाहिए और उनमें वो करेज और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट से वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर, तमाम मुल्कों के अंदर
मैं जिस तरह देखता हूँ सब मुल्कों में मोर और लेस जो है एक ही तरह की सिचुएशन है कि अवाम जो है वो एक इनसिक्योरिटी और एक फियर का शिकार है। अब इस इनसिक्योरिटी और फियर से बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं। जितने भी गलत डिसीजंस होते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस पिक होती हैं, वो फियर्स की वजह से होती है। और ये फियर फिर ट्रांसेंड करता है गवर्नमेंट्स की तरफ भी और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी। तो ये सारा जो एक इकोसिस्टम है, ये जितने भी फैसले कर रहा है अभी तक, वो मुख्तलिफ किस्म की फियर्स और इनसिक्योरिटीज की वजह से है। अब अवाम की क्या सिचुएशन है? अब अवाम में मुख्तलिफ लेवल्स हैं अवाम के। कुछ तो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन वो उनके पास रिसोर्सेज, लेट्स से 80-20 रूल अगर लगाया जाए तो 20% जो है वो पब्लिक जो है उसके पास शायद 80% से भी ज्यादा दौलत है, और जो बाकी 80% है उसके पास बहुत मामूली है। अब कुछ दरमियान में लोग आते हैं जिनको मिडिल क्लास कहते हैं। तो मिडिल क्लास जो है वो मेहनत भी करती है, वो हमेशा मुआशी ड्राइवर होती है। वो मेहनत करती है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन और औलादों के फ्यूचर को बनाने के लिए जो है। तो अब बहुत अंडर प्रेशर है मिडिल क्लास। ये हर मुल्क में इस तरह है कि बिजनेसेस भी कोई नहीं है, और जो छोटे तरह के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो बहुत सख्त अंडर प्रेशर हैं, बल्कि बंद हो रहे हैं इस वक्त। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो शायद ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं लेकिन कुछ फ्लरिश कर रही हैं। और वो तबका जो लोअर तबका है, जो गरीब तबका है, जो कुछ मुल्कों में शायद 50% से भी ज्यादा हो और कुछ मुल्कों में शायद 30-35 या 40% तक हो, जो डिसेबल लोग हैं या खवातीन हैं खास तौर पे, या छोटे बच्चे हैं या होमलेस हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ये तबका है जो 50-60% से लेके 30-35% तक मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी अमारत के लेवल के हिसाब से। So, ladies and gentlemen, let me explain this on the English side. That today I'm going to talk about the United Nations Sustainable Development Goals, which is being called as Agenda 2030. So, 189 countries, the members of the United Nations, they have agreed to work on the sustainable development of the people, of the countries, and of the world as a whole. So total of three kinds of development will come in. First is economic development, then is the social development, and third is environmental protection. So all these three interrelated developments will be worked at, and in fact the countries have started to work on that. So there are a total of 17 sustainable development goals. They have been agreed, and the documentation is ready, and countries have already started to work on that. So main stakeholders in these development goals are the first is the civic society, and then are the businesses and commercial organizations, and third is the government and its organizations. So all these three stakeholders, they have to work hand in hand, and the main controlling accountability that is with the civil society. So civil society is going to hold government and commercial organizations, and whatever organizations are going to hold them responsible. So to hold them accountable and responsible, civil society have to be knowledgeable, they have to be strong, and they have to have that kind of a strength and courage that they should be able to ask and demand from the governments that such kind of a rule making should be done, such kind of a processes should be established and implemented around the countries and around the world,
that sustainability must be ensured. Economic sustainability and development, social sustainability and development, and number three, environmental protection must be ensured. Now, what existing condition is that societies and public, rich people, they probably have a lot of wealth already, so they might be happy. I don't know. I'm not rich, so I'm not rich monetarily, but I'm otherwise rich. So they those who have a lot of wealth and a lot of money, they might be happy and satisfied because their future is secure. Middle class is under extreme pressure because middle class is not getting the work, is not getting the businesses. Most of the middle class, they have small and medium enterprises, kind of a businesses which are not running. The mostly impacted class is middle class, and out of middle class, ladies and gentlemen, especially the weaker segment of the society, the women, girls, children, senior people, disabled people, homeless people. So these weaker segments of the societies are extremely impacted. So that is where the crux of the impact lies. And then we have poor class, those who were already poor. So that poverty is increasing. Depending upon the wealth of the countries, developed world has more wealth, and developing and emerging countries, they have less wealth. So this gap of wealth is increasing, inequality is increasing, and the poor class is increasing, is extremely under pressure, especially these days when COVID and other crises and businesses are going down. So that's where is a problem. So in fact, my message, my main audience is the middle class and the poor class. So message, that's why I want my message to go to them, that they have to uh, make themselves strong. So generally what happens is that everyone, when insecurity kind of a thing comes, which is already prevalent in all the countries, so fears come in. So whenever decisions and options are picked up under fear and insecurity, ladies and gentlemen, there is always short-termness kind of approach. So people are also taking short-term approach. Governments and even the companies, they are also taking the short-term approach. This is not very fruitful, ladies and gentlemen. Whenever we take short-term approach, the decisions will not be good because they are only for passing today or tomorrow, and somehow we should just pass this. And so we have to make sure that whatever options we pick, all of us, they should be based upon long-term thinking. So अब मैं बात करूंगा जो 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 कॉमन पब्लिक है उनके बारे में, कि उन्होंने बेसिक चीज ये है कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग करना है, नॉलेजेबल करना है, उन्होंने ये देखना है कि उनको वो कंफ्यूज ना हो, उनको क्लैरिटी हो, उसके लिए अपना माइंडसेट को क्लियर करने की जरूरत है कि आप क्लटर्ड ना हो. जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो एक पेंडेमिक के साथ एक इंफोडेमिक भी है. एक ह्यूज डेटा क्लटर आ रहा है आपके पास, मीडिया की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, और फिर मुख्तलिफ लोग अपनी एडवाइजेस दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, जिसमें कुछ गलत हैं और बहुत कम सही हैं. तो उसके लिए जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों को या मुझे, हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए हम उसको वैलिडेट करें कि वो क्या ठीक भी है या नहीं है.
सो सिर्फ हम उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लें जो ठीक हो और जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, हमारी लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो। तो जो जो मैंने अर्ज किया कि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि एक ओवरऑल बहुत प्रेशराइजिंग इन्वायरमेंट है, बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो उसका इम्पैक्ट वीकर तबके पे आ रहा है। आप देखें ख़वातीन और हज़रात के ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे 137 ख़वातीन 137 वुमेन अपने ही रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हो रही हैं पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर। यही सिचुएशन बच्चों की है, बहुत सारी वायलेशंस, बहुत सारी वायलेंस हो रही है, सीनियर लोगों के ऊपर भी बहुत सारी प्रेशराइजिंग है। आप देखें कि इस पेंडेमिक में जो सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं वो सीनियर्स की हैं और वल्नरेबल लोगों की हैं। तो उसके लिए हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमें अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने नेबरहुड्स के अंदर और अपने अपने मुल्कों के अंदर जो ये मोस्ट वल्नरेबल एलिमेंट हैं, जो मोस्ट सबसे ज्यादा कमजोर एलिमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इस दौरान आप देखें कि अपने आप को लाइट रखें, हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। जनरली होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी बर्डन्स उठा लेते हैं, कर्जे ले लेते हैं। तो इस तरह की चीजों से अवॉइड करें। जनरली डिले कर दें अपनी जो कमिटमेंट्स हैं। अगर आपकी कोई आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मत खरीदें, पैसे बचाएं। अगर कोई शादी वगैरह है तो बहुत सादगी से करें, बेहतर है कि ना करें, उसको डिले करें, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आगे और कितना मुश्किल वक्त आएगा। तो पॉपुलेशन का खास तौर पे जो खास तौर पे आपके इमर्जिंग कंट्रीज हैं या इमर्जिंग सोसाइटीज या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें ऑलरेडी आबादी का एक तूफान है, बेइंतहा आबादी है और इसकी वजह से रिसोर्सेज के ऊपर बहुत प्रेशर है। रिसोर्सेज है नहीं, मुल्कों के पास पैसे नहीं हैं, तो अगर बहुत ज्यादा आबादी बढ़ती चली जाएगी तो फिर रिसोर्सेज कैसे पूरी होंगी। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो खानदान के सरबराह हैं, जो जो कबीलों के सरबराह हैं या जो कम्युनिटीज के लीडर्स हैं, उनको ये एक मैसेज देना चाहिए अपनी अपनी कम्युनिटीज में और अपने अपने मुल्कों में और शहरों में कि जो एक्स्ट्रा काइंड ऑफ कमिटमेंट्स हैं या इस तरह की स्पेशली पॉपुलेशन कंट्रोल, नए बिजनेस, नए अखराजात, नई कारें या नए मकान, इनको अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी आपको डील मिल रही है किसी बिजनेस में, कोई अगर बिकता हुआ बिजनेस है, अगर अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है और अगर आपके पास पैसे हैं तो वो बिजनेस खरीदें जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे, ऐसे ही लाइबिलिटीज ना टेक ओवर करते जाएं। तो उस लिहाज से अपने आप को लाइट करें, फ्लेक्सिबल करें और अपनी जो आपकी लाइबिलिटीज हैं या बोझ हैं किसी भी तरह, उसको कम करें। So, ladies and gentlemen, I would now touch upon the point in English that common people, those people who are not very well off, they are being impacted with this COVID and the pandemic and all that very severely, especially seniors, disabled, people with already sick or ill, women and children. So these kind of a class which is already weak, they are being infected and they are being impacted very seriously. Like generally small and medium enterprises, they are owned by middle class. So middle class is under extreme pressure, and poor class in those who are disabled and weak, they are under extreme pressure. So we have to be very careful
upon making whatever options we are going to make, they should be on long-term basis, and make yourself light, make yourself flexible. Don't make some purchases in these times. Only if you're getting a very good deal and you're getting an asset which is a revenue generating asset. Don't just go and pick up anything. Save money. Every penny you should save, and your all the commitments you should try to make it pending. Marriages, make it pending. There's already too much of population explosion everywhere. World population is huge, especially in developing and emerging societies. No resources and huge population. So that's where the leaders of the houses, parents, and leaders at municipal level, leaders at government level, our cities level, our provinces level, you have to talk about it. That guys, keep the population under control. That is creating huge problems for everyone. There are no resources. So if more and more population keeps growing, so that means we are multiplying problems for us. So in that way, we have to make sure that our women folk, they are stronger. Especially, let me tell you this, that I was surprised to read that around the world, 137 women are murdered by their own relatives in one day, every day. So, gentlemen, ladies and gentlemen, it's very serious. So, we need to make sure that the women folk, we have to work on women empowerment. We have to make sure that children are protected, young girls are protected, especially in emerging societies, about marriages, polygamy, and about populations. If women are not empowered, if they're not financially dependent, then we are going to have huge problems in future, and they're already existing. So इसमें ख़वातीनो हजरात, हमें ये चीज़ देखनी है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, हमारे ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इन डेवलपिंग इन इमर्जिंग सोसाइटीज़ के अंदर, ये आप ये देखें कि इसके कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं. एक तो आपकी रिसोर्सेज के ऊपर बोझ है और रिसोर्सेज नहीं है और आबादी बढ़ रही है, आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि आबादी अंडर कंट्रोल रहे. अब आप स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज में आप देखें कि मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि यहाँ तो बहुत मजा है, आप बहुत सारे सर्वेंट्स मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना एक अलग ड्राइवर रख लें, आप एक अलग कुक रख लें, एक अलग वो कर लें, घर में 3 4 5 जितने सर्वेंट्स आपको चाहिए आप रख लें, और ये एक बहुत प्रिविलेज है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. आप सोचें कि क्या ये वाकई एक प्रिविलेज है? हम इंसानों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम एक ऐसी नफरत जनरेट कर रहे हैं जो उन माशरों के लिए बहुत खतरनाक है. ये प्रिविलेज नहीं है ख़वातीनो हज़रात, ये जुल्म है कि आप गरीब लोगों को मैनिपुलेट करें और उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाएं. फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखें तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में रूल्स को खास तौर पे खराब किया जाता है कि आप लोगों से रिश्वतें लें, आप लोगों को मैनिपुलेट करें, आप उनको धक्के दें और उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो ताकि आप उनको मैनिपुलेट कर सकें और उनसे आप कुछ निकलवा सकें. तो ये बहुत नुकसानदेह है लॉन्ग टर्म के लिए, इंसानियत के लिए और उन मुल्कों के लिए. तो फिर गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनसे काबू ही नहीं हो रही है सिचुएशन. आप देखें कि इवन व्हाटएवर कंट्रीज,
جو ہے سچویشنز اس طرح خراب ہوتی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ تمام کوششوں کے باوجود اس کو ریکور نہیں کر پا رہی. اس کو ریکور اسی لیے نہیں کر پا رہی ہیں کہ ہر لیول پہ نقصان ہو رہا ہے, ہر لیول پہ فیئر ہے, ہر لیول پہ انسیکیورٹی ہے, ایون گورنمنٹس بھی فیئرفل ہیں اور انسیکیور ہیں. So, ladies and gentlemen, we have to see that how do we conduct ourselves? How do we make us strong? How do we make us light? How do we make us knowledgeable that what we have to do to recover whatever fears and insecurities we have? I have personally seen in the developed world, in emerging countries, that people, especially those who are privileged class, they feel that they can employ 1, 2, 3, 4, 5, or whatever number of servants, separate drivers and cook and all that at very cheap cost. And they sometimes take pride into this, that we have this privilege to employ so many people at very cheap cost. Is it a privilege, ladies and gentlemen? It's criminal that those people are manipulating the poor people, those people who have nothing actually to do, who have no power, who have no knowledge, who have no strength. So when they are manipulated and when they are abused, you can imagine what they'll be thinking about, and what kind of polarization and what kind of hateful feelings will be there. And this is the reason that crimes are really raising up. There is so much of heinous crimes taking place, especially in the emerging world and developed world, that one gets goosebumps when you hear about that. Crimes against women, crimes against children, crimes against seniors and disabled. So, ladies and gentlemen, please have a look, that use your best judgment, that those segments of the society which are weaker, they must be protected. Start giving to them, start taking care of them, take burden on yourself and make them educated, make them strong, let them take care of themselves by giving a little bit to them. And this is how we can help that poorest segment of the society to come up, be strong, and gradually they will improve. So that's how I look at it, that we have to make sure, we have to work towards that direction, that the weakest segment of the societies, especially women folk, especially girls, especially children and seniors, they are looked after. So, ladies and gentlemen, now I'm going to talk about the how part of it. کہ اس کو یہ جو سچویشن ہے اس وقت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی بیسکس کے حساب سے اس کو کس طرح ریکور کیا جائے. سو ریکور کرنے کا ایک تو میں نے پہلا آپ کو نمبر 1 پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو کسی لائبلٹیز کے اندر مت لیں, اپنے آپ کو لائٹ رکھیں. جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں, یا جو آپ کی مطلب شادیاں ہیں, یا آپ کے کوئی بھی ایسے اخراجات ہیں جو آپ کو کرنے ہیں ان دنوں میں, ان کو پینڈنگ کر دیں, ان کو ڈیلے کر دیں. پیسے بچائیں اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور فلیکسیبل کر دیں, تاکہ آپ کو اگر کہیں اور زیادہ مشکل آ جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی روم ہو اس کو کور کرنے کے لیے. بیکاز یہ آہستہ آہستہ پینڈیمک جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اس کا امپیکٹ بڑھ رہا ہے, بزنسز ڈاؤن ہو رہے ہیں, گورنمنٹس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو یہ انفرادی طور پر خاص طور پہ مڈل کلاس اور پور کلاس, جن کے پاس کچھ خاص دولت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کریں اور اپنی لائبلٹیز کو کم کریں. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے خواتین و حضرات,
کہ جس طرح علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ المائٹی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آپ کو اس کا چارج خود لینا ہے، مڈل کلاس کو بھی اور پور کلاس کو بھی۔ آپ کو یہ انتظار نہ کریں کسی کا کہ گورنمنٹ آئے گی یا کوئی اور آئے گا یا کوئی چیریٹی آئے گی، نہیں، اس کا انتظار نہ کریں، کیونکہ گورنمنٹس کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں ہیں۔ پھر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، پھر وارز کے ایشوز ہیں، پھر دیر آر سو مینی پریشرز، ادھر ادھر سے نوکریاں اور بزنسز ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کو، ہر فیملی کو اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی، جو میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز کی ہیں کہ اپنی لائف کا، جو اپنی پروگرس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ So ladies and gentlemen, situation at the families level, at individuals level, both for middle class and for poor class is worsening. So when it is worsening, what we have to do? Will we keep waiting for somebody? Will we keep waiting for charities? Will we keep waiting for the governments? No, don't wait. Government has their own problems. There are law and order issues. There are so many processions, so many pressures, external, internal, and governments has no resources. So you have to make sure that you protect yourself, and you have to make sure you keep yourself light. Don't make any business deals. Don't make any marriages. Population particularly, keep it under control, especially in the societies of emerging countries. Population is a big problem, and let me tell you that population which is in the emerging countries, it is impacting whole world. And so guys, we have to make sure that we keep the population under control, and we keep working for a weaker segment of the societies. Let me tell you that there was a surprising figure for me as well. 137 women are being killed by their own relatives in one day around the world. That is very saddening and disappointing. Similar are the conditions that you have seen in pandemic for seniors. Seniors have been impacted the most. Children are being impacted. Disabled and sick people are being impacted. So we, especially middle class and poor class, take charge of your lives. I've made videos before that you can still make progress. You can still take charge of your life even under tough conditions and even under very, very bad conditions as they're developing now. So we have to really educate ourselves and be strong and make ourselves light and make ourselves ready to learn how to change our conditions without waiting for other people. So ladies and gentlemen, جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میریکلز ہو جائیں گے، خدا خیر کرے گا، اللہ پاک خیر کرے گا۔ خدا اور اللہ پاک ہمیشہ خواتین و حضرات خیر ہی کرتا ہے، اس سے ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔ یس، وہ شیطانیت کو کچھ موقع دے کے سزا دیتا ہے، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ ہمیشہ خیر کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میریکلز کا انتظار نہ کرے، کوئی یہ ویٹ نہ کرے کہ میرے لیے کوئی اور کر دے گا، کوئی اور کچھ گورنمنٹ کچھ کر دے گی۔ تو آپ قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود ٹیک چارج کریں، آپ خود اپنی زندگیوں کے کنٹرول سنبھالیں
اور اپنے آپ کو انکریج کریں اور کنسولیڈیٹ کریں اور اس قابل کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کر سکیں. تو دوسرا پوائنٹ میرا جو ہے کہ جو میں پہلے پوائنٹ میں بھی ٹچ اپ آن کر رہا تھا کہ ہمیں میریکلز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری ایک ریلیجس تھاٹس ہیں کہ ہم کیسے ہمیں یہ بلیو کرنا چاہیے کہ خدا نے اللہ پاک نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب تک آپ خود اپنی حالات کو تبدیل نہیں کریں گے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آؤٹ فٹ بھی ایسا ہوتا ہے, ہم نے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں, بہت شکل شباہت بھی بنائی ہوتی ہے, ہم نے اپنی داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں, ہم نمازیں بھی دن میں کئی پڑھ لیتے ہیں, حج اور روزے اور عمرے بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہماری منحاص القوم حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم جو صحیح طریقہ ہے کرنے کا, حالت بہتر کرنے کا, وہ ہم نہیں کرتے. ہم سچ نہیں بولتے, ہم ایمانداری نہیں کرتے, ہم محنت نہیں کرتے, ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں جو ظاہری شکل و شباہت کی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہمیں اپنی ریلیجس تھاٹس ہیں, ان کو خواتین و حضرات ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور اگر اپنے سیلف ریلائنٹ ہونا ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ایسی سارے انگریڈینٹس کو اور ایسی ہیبٹس کو, وہ کریکٹرز اور وہ پرسنالٹیز اپنے اندر کریٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. So, ladies and gentlemen, the second point of how to make sure that we are able to stand on our own feet is that we need to a little bit revisit our religious thoughts as well. As I touched upon in the first point, miracles happens at individual level sometimes. Someone is son of a rich man or a son of a rich woman, or someone can like my work and my personality, and he can give me a good business and he can give me a good job. But mainly miracles happen only for individuals, not for collective nations in the world. So collectively nations have to build themselves up in knowledge, in personalities, and in characters in a way that you're able to do that kind of an hard work and the right direction, that you're able to build up yourself, you're able to develop in a way that you make your situation well, you're able to make good work, and only then you work hard, you're honest, you're people of integrity, you do not do mischief to each other, you do not trick each other, you do not manipulate each other, so you look after each other. So that's how then Allah's blessings will come in, and that is how you will be able to take control of yourself and make a progress for the long term. So that's the way that collective progress takes place. You have to become a nation, you have to become cohesiveness, you have to make sure that you're together, you're unified, and then your collective situations will improve, ladies and gentlemen. So number 3 point I have on how is کہ جس میں آپ کی ریلیشننگ, انسانوں کے آپس میں تعلقات, یہ بھی میں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ کو سب کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اور سب کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ان لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا چاہیے کہ جو آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ دیں, جو آپ کو اچھا مشورہ دیں, آپ کو علم دیں, آپ کو ایسی باتیں بتائیں جس سے آپ کی زندگیاں بہتر ہوں. یہ جیسے میں نے
स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में और इमर्जिंग कंट्रीज में देखा है कि एक माफियाज के कल्चर है। लोग जत्था बना लेते हैं और फिर उससे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और उनसे फिर बार्गेनिंग और लेन देन करते हैं और छीनते हैं और उसमें लॉ को वायलेट करते हैं। स्टेट ऑफ ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे आप ओवरऑल अपने माशरे को की फैब्रिक को और माशरे की अकदार को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच है ख़वातीन हज़रात, वो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप अपने आप को मॉरली अखलाकी तौर पे इतना मजबूत करें कि आपको किसी हजूम या किसी जत्थे का हिस्सा बनने की ज़रूरत ना हो। So, ladies and gentlemen, the third point I have in the how factor, that how to be strong for middle class and for poor class, is that your human relationing should be such that you should be keeping relations with those people who give you some knowledge, who give you strength, who give you courage, who give you those kind of advice and development and support you in a way, they coach and mentor you, that you are able to gradually develop yourself, that you're strong, and you're strong alone with less people around you. So I've seen in emerging countries, in emerging societies in developing countries, that people kind of get together to make kind of gangs and make mafias, and everywhere there are mafias and they're fighting with each other all the times and manipulating each other, and lies and deceptions everywhere. So this is the reason, ladies and gentlemen, that things always go down. It does not improve. So you have to be careful that your human relationing is only based upon benevolence and goodness and long-term development. So the next number 4 point I have is the short-term approach. आपको शॉर्ट टर्म अप्रोच को गिव अवे करना है। कुछ भी हो जाए ख़वातीन हज़रात, आपको वो ऑप्शंस पिक करनी है जो लॉन्ग टर्म आपके अपने लिए, आपकी फैमिलीज, आपके मुल्क और आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए वो फायदेमंद ऑप्शंस हो जो आप पिक करें। कभी भी ऐसे फैसले ना करें, ऐसी ऑप्शंस पिक ना करें कि जो शॉर्ट टर्म हो। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आजकल के दौर में, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, फिर शहरों के, कंट्रीज और सूबाई लेवल पे हर कोई शॉर्ट टर्म अप्रोच पे जा रहा है। और वो मैंने जैसे पहले कहा कि जो इनसिक्योरिटी और फियर की वजह से है, फियर को और इनसिक्योरिटी को खत्म कर दें ख़वातीन हज़रात। कुछ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये दुनिया खुदा की है, अल्लाह की है, और वो ही मालिक है इसका। अगर आप बहादुरी से, हौसले से लॉन्ग टर्म अप्रोच पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद उसमें बरकतें आएंगी, क्योंकि आप इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे होंगे। So, ladies and gentlemen, number 4 point on how factor is forget about short-term approach. In everywhere I have seen it, every level I'm looking at, even at individual level or at communities and at governments level, even at world level, short-term approach is being applied everywhere. People pick up those options which are only short-term gains. So please pick up long-term options, because when you pick up long-term options, so yourself, your families, your communities, and your next generations, they're going to benefit. So long-term approach is always a benevolent approach, because you're working on sustainability, you're working for future generations, you're working for environment, you're working for ecosystems. So when you pick up long-term approach, ladies and gentlemen, God Almighty's blessings become with you, and then you will see that your situations will improve. Don't go on
short term gains. So then पांचवें नंबर पे ख़वातीन व हज़रात मेरे पास जो पॉइंट है वो आज़ादी राय का है, जिसको अंग्रेजी में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं पिछले दिनों, बहुत सारे जुलूस निकले और नारे लगे। ख़वातीन हज़रात, जुलूसों और नारों से कभी सिचुएशन तब्दील नहीं होती, ये वक्त का ज़िया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो मैं डेफिनेशन समझता हूँ कि आपको आपका थॉट वर्क होना चाहिए, कि आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपको अपने जो पुराने तरीके हैं जिन पे आप चल रहे हैं उन पे आपको रिविजिट करना चाहिए, आपके जो बिलीफ्स हैं उनके ऊपर आपको रिविजिट करना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि मैं कैसे अपने ये जो बिलीफ और पर्सनैलिटी और जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे बेहतर करूँ कि वो मेरे मुआशरे के लिए अल्लाह पाक की अहकामात के मुताबिक, सेंट्स और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और अहकामात के मुताबिक भी हों और उनमें बेहतरी भी आती चली जाए। तो स्पेशली मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि सवाल पूछने पे स्नब किया जाता है। ये मत कहो, ये यहाँ ये नहीं कहना, ये नहीं सोचना, ये ऐसे नहीं सोचना। नहीं, ख़वातीन और हज़रात, हर तरह के सवाल सामने आना चाहिए। उससे एक सोच, नई सोच पैदा होगी, उससे इनोवेशन होगी, उससे क्रिएटिविटी आएगी और उससे हम आगे बढ़ेंगे और उससे हमारे हालात बेहतर होंगे। उससे ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी थॉट वर्क बेहतर होगा, जो नए तरीके सीखेंगे, जो नई दुनिया क्रिएट करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा इनकरेज करें, और उसमें अगर कोई ऐसी कोई गलत बात कर देता है तो उसको प्यार से समझाएं, और फिर भी अगर वो नहीं समझता है तो खामोशी इख्तियार करें। ये हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का तरीका है कि अगर कोई नहीं समझ रहा तो आप पीछे हो जाएं और खामोशी इख्तियार करें। तो लेकिन एक दफा जरूर समझा दें। So, ladies and gentlemen, number 5 point I have on how factor is freedom of speech. We must allow everyone to be curious. We must allow everyone to get knowledge about whatever he wants to have. We must allow everyone to talk about it, whatever he wants to talk. And we should listen to that and we should answer. I have seen in many societies, in developed or underdeveloped or developing or emerging world, everywhere I have seen that people, many a times they say, most of the people they say, don't talk like that, don't ask this question, don't say like this. No, everybody should be allowed to talk whatever he wants to talk. Listen to it and reply. If somebody is talking it wrong, just get back. Give your opinion, try to make him understand and her understand, and try to give the knowledge, but do not stop. Let them say what they want to say. So that's how you will see that new world will be created. Yes, those sayings should be within the bounds of the modernization of the religions, modern thoughts of the religion, not the dogmas. So now we have to, as I said previously, we need to rethink about on the religious side as well, that how are we going to make ourselves better on the religious sides. So on the religious side, we should be making another reassessments, and on the societal side and on other economics and global protections and global unifications, we need to have our mindsets in a way that we ask questions, we are curious, we should be in the habit of thinking, and thinking large and thinking big, so that our minds and hearts they open up. And so, ladies and gentlemen, that's how we need to work on freedom of speech. Yes, don't try to disturb other people. When I say about freedom of speech, we do not want to disturb other people.
We do not want to put extra stress on other people or maybe infringe on their rights. No, I'm not saying that. I'm just saying that we should be more thoughtful, more creative, and we should be talking about the new things, not really telling our young generations or our seniors or whosoever that no, 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 this is a taboo and don't talk about it. No, we must talk about everything and discuss about the things, and only then we will be able to uh, expand our thoughts and create a new word for us. अगली जो मेरा पॉइंट है ख़वातीन और हज़रात, हाउ फैक्टर के बारे में, वो वॉलंटियर वर्क के बारे में है. माशरों के अंदर वॉलंटियर वर्क होना चाहिए. ये मैंने पहले भी किसी वीडियो के अंदर बात की है कि वॉलंटियर वर्क बगैर किसी गेन के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, वी शुड बी, हमें हमें अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी ख़वातीन को, सबको हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप वॉलंटियर वर्क करें, और वॉलंटियर वर्क उनके लिए करें जो मुस्तहिक हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे वॉलंटियर वर्क करवाना चाहेंगे, लेकिन वो चूंकि बिनावलेंस पे बेस नहीं होते, तो वो आपको ब्रेक भी करना चाहते हैं. ये भी मैंने देखा है. मैंने कुछ लोगों के साथ वॉलंटियर वर्क्स किए हैं और बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के उनको सर्व किया है, बट मैंने देखा कि इन द एंड उनके एजेंडाज कुछ और थे. तो इसलिए ये क्वालिफाई करके, वैलिडेट करके कि जहां पे ये जरूरी हो वहां पे वॉलंटियर वर्क जिसका कुछ फायदा हो ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए, वो हमें सबको इनकरेज करना चाहिए कि वो वॉलंटियर वर्क करें. In that case, ladies and gentlemen, we must encourage our people, whosoever they are. It could be young boys, girls, women, ourselves, people like me of whatever age. We should encourage them always to go for volunteer work, so that will create love for humanity and kindness amongst us. So that's how we unify ourselves, and that's how we create a goodwill and benevolence in our societies and in our neighborhoods and countries and around the world. So that's something extremely necessary that we should be getting out for doing volunteer work. अगला point जो मेरे पास है वो एजुकेशन के बारे में है कि हमें अपनी एजुकेशन में एक तो बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ऑल अराउंड द वर्ल्ड एजुकेशन के मेथोडोलॉजीज, टेक्स्ट बुक्स, रिसोर्सेज वो बहुत पीछे हैं. वो नई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है. और दूसरा, एक्सेस टू एजुकेशन, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ह्यूज तादाद है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल हैं. तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन सब लोगों को मिले, और स्पेशली ख़वातीन को और बच्चियों को, चूँकि ये वो एलिमेंट है कि जिनको अगर हम एम्पावर करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे. अगर माँ एजुकेटेड होगी तो आपकी नस्ल और आपकी औलादें एजुकेटेड होंगी और वो मजबूत होंगी. तो हमें अपनी ख़वातीन को और अपनी बच्चियों को तालीम को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए. हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको तालीम मिले और लेटेस्ट तालीम मिले, और उनको हर तरह की फैसिलिटी मिले कि वो इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें. So ladies and gentlemen, the next point I have is number 7, which is education for all, especially women folk and girls, because we have so many women and girls which are not encouraged to go to school, especially in the emerging societies and emerging countries. I have personally witnessed that many people, they do not allow their girls and women to go and get the education because it's not easy. The circumstances are not conducive. Environment out of the home is not secure. So it's the responsibility of those societies
and governments and whole ecosystem to make sure that women and girls are well educated, they are independent, they are fully empowered, they are economically independent, they are economically strong, financially strong, that they should be able to take the options without any influence. If we have educated and strong women, we will have very strong and educated generations to come. So this is very important, and everywhere around the world this thing should be done. तो अगला पॉइंट ख़वातीन व हज़रात जो मेरे पास है नंबर 8, वो वीक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए, जिसमें डिसेबल लोग, जिसमें होमलेस लोग, ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी देने को लिए नहीं होता, सोसाइटी को वो कुछ दे नहीं सकते, जैसे सीनियर डिसेबल्ड हैं या इवन यंग डिसेबल्ड हैं, अगर वो ऐसा फील करते हैं कि वो डिप्राइव्ड हैं और उनके पास कोई चीज नहीं है कि वो सोसाइटी को दे सकें, हमें उनका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए. हमें उनको वो तमाम फैसिलिटीज जो भी हम दे सकते हैं कि वो अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को बेहतर करें और अपने पाँव पे खड़े हों. और अगर फर्ज किया किसी वजह से वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, तो फिर भी हमारा ये फर्ज है कि हम उनको वो फैसिलिटीज और वो बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करें कि वो अपनी जिंदगी को रेस्पेक्टेबल तरीके से गुजार सकें. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनको जब आप एजुकेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ. आप बहुत सारे डिसेबल जिनके पास स्पेशल पीपल जिनकी कोई ना कोई सेंस जो है, अब देखें कि ये कुदरत का निज़ाम है कि एक तरफ से अगर एक सेंस जो है वो किसी वजह से वीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई और सेंस जो है वो स्ट्रांग दे देते हैं. तो उसको उसकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए हमारे पास ऐसे स्पेशलिस्ट और इदारे मौजूद होने चाहिए जो स्पेशल लोगों को उनको डेवलप करें, उनको ट्रेन करें, और वो लोग जो होमलेस हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए और उनकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को कम बैक करें सोसाइटी के अंदर और डेवलप करें. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इमर्जिंग वर्ल्ड में, इवन somewhere in the developing world as well. मैंने यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग सड़कों पे सोते हुए देखे हैं और भीख मांगते हुए देखे हैं. तो या शायद यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, लेकिन इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा है. So ladies and gentlemen, the next point number 8 I have is those segment of the society which have special needs, which have some kind of disabilities, or which are homeless, or which are somehow isolated from the mainstream society. So it's our responsibility. It's civic society's responsibility. It's everyone's responsibility to work for these kind of people who are ignored. And so specialist people and specialist organizations should be created that they work on these people, that if somebody has some disability on one side, he might be having strength in another sense. So God creates people like this, that he always, if there is something which is lacking, he gives something else in abundance. And those people who are sitting and sleeping in the streets, we need to work for them, to develop them, to educate them, to encourage them, and give them some kind of work that they gradually start to come back to the mainstream society. So ladies and gentlemen, I would go on the next point, which is point number 9. In that we'll see that कि एक societies के अंदर एक systematic तरीका होना चाहिए कि जिसमें leadership develop हो. आप schools में जाएं तो वहाँ पे भी leadership development
कैरेक्टर डेवलपमेंट का तरीका होना चाहिए, कुछ आप जो भी बनाएं, पहले कॉलेजेस और स्कूल्स में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, उसके भी कुछ अपने नुकसानात थे, लेकिन ये हर सोसाइटी और हर मुल्क अपने लिए देख सकता है कि वो कैसे एक ग्रॉस रूट लेवल से लीडरशिप डेवलप करेगा, और वो फिर वो लीडरशिप ग्रेजुअली रिफाइन होती हुई, डेवलप होती हुई नेशनल लेवल तक जाए। तो ये अशद ज़रूरी है तमाम सोसाइटीज़ के लिए और तमाम मुल्कों के लिए कि वो अपने हर लेवल पे एक लीडरशिप एवोल्यूशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट करें कि जिससे ग्रेजुअली डेवलप होके आए लीडरशिप, और फिर उनके लिए एक डेटाबेसेस मेंटेन होने चाहिए, एक हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो रही है। उनको फिर एजुकेशन और डेवलपमेंट साथ साथ होनी चाहिए, कहाँ पे कमी है वो कमी दूर होनी चाहिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक लीडरशिप आहिस्ता 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 ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी, और फिर नीचे से और लोग आए और उनको भी आप उस धारे के अंदर शामिल करें। So, ladies and gentlemen, next point, number 9, I have is that there should be a systematic way of leadership development, and it should be in every country, in every society, at all levels. And it should probably start from the schools, that leadership education and development should start, and those kind of people who have this potential, uh, they should be educated, they should be developed, and gradually they should be brought up to the level that they're able to practice their skills, and they're able to develop their leadership skills so that they are able to serve well. So this is very important for every country, every society around the world, to make sure that leadership is developed, and leadership of the standard quality. Next point I have is it's point number 10, जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो ऑफिसेज में हो, पब्लिक सर्विस में, या वो पॉलिटिशियंस हो, या वो टॉप लेवल पे हो, वो अपनी बिजनेसेस ना कर सके। जहां भी आप देखें कि गवर्नमेंट के लोग किसी तरह अपने बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे एक बायस होता है, और एक किसी तरह की करप्शन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो उसमें this thing should be ensured that wherever people are in the politics, they are in the public service. So those kind of people should not do the business, any kind of business. They should have no stakes in the business. So because that kind of stakes in the business, that generates the corruption, that generates biasness. So we have to we must make sure that this does not happen. And अगला point जो मेरे पास है कि वो social services के बारे में है, कि social services जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, जो 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 जितनी भी बाकी सर्विसेज हैं, वो गवर्नमेंट उसको रन ना करे। गवर्नमेंट सिर्फ उन सर्विसेज को रन करे जो एसेंशियल हो, लाइक मिलिट्री, पुलिस, फायर सर्विसेज। तो इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज को गवर्नमेंट रन करे, बट जो बाकी सोशल सर्विसेज हैं, लोगों की तालीम है, उनकी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, या स्किल डेवलपमेंट है, या ट्रांसपोर्टेशन है, ये या बाकी कमर्शियल वेंचर हैं, ये गवर्नमेंट के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबल और लाइट होनी चाहिए। So the next point, ladies and gentlemen, I have is that all the social kind of services, public services, they should not be with the government. Government should not be running that.
Government should be overseeing that. Government should be doing audit for that. Government should be regulating that. Yes, but main management of the social services, it should not be with the government. Because when they are with the government, government becomes overloaded with the operations. So government should only do the law making, only rules and processes and accountability of the organizations running in the country. So government should only be making the rules and laws. The government should not be involved in running the businesses except essential services, which are like military or police or fire services. So these kind of services could run, and they should run that because they are essential. So next point I have is the point number 12. ये जो मेरा अगला पॉइंट है ये लीडर्स के बारे में है. लीडर्स एट ऑल लेवल्स. हमने ये देखा है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एंड जिसमें स्पेशली जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज हैं कि लीडर्स एक प्रोटोकॉल लेता है, उसके इर्द गिर्द क्रोनीज होते हैं जो उसको उसकी फ्लैटरी करते हैं और वो उसको वो सुनाते हैं जो वो सुनना चाहता है. ये एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर जनरेट करता है. लीडर्स के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए. लीडर्स के पास टाइटल्स नहीं होने चाहिए. हुकूमत, ये जब हुकूमत आप कहते हैं, आप असल में हुकूमत नहीं है, आप खादिम हैं. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाऊं, उन्होंने फरमाया कि जो कौम का सरदार होता है वो खादिम होता है, ही इज अ सर्वेंट. तो वो गवर्नमेंट या वो एक गवर्नमेंट का लफ्ज है गवर्नेंस के लिए, लेकिन आप असल में हाकिम नहीं होते, आप खादिम होते. यू हैव टू सर्व. चूंकि अब टॉप ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर एक हुक्मरान बैठा हुआ होता है, तो नीचे जितने फंक्शनरीज हैं एंड लेवल तक, चपरासी पिजॉन के लेवल तक, वो सब हुक्मरान बन जाते हैं पब्लिक के लिए. आप देखें, गौर करें जरा, जो है वो इमर्जिंग सोसाइटीज के अंदर आई हैव सीन कि हर बंदे ने अदालतें लगाई हुई हैं. इतनी अदालतें हैं. ये तहसीलदार की अदालत है, ये नायब तहसीलदार की अदालत है, ये असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत है. ये तमाम ओहदे पब्लिक सर्वेंट, आप नौकर हैं. आपको खिदमत करनी है. आप तारीखें दे के लोगों को बुला लेते हैं अपने पास, वो आता है आपके दरवाजे के सामने खड़ा रहता है पूरा दिन और फिर वापस चला जाता है. वो इसलिए होता है कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, आप सेक्रेटरीज हैं या उसके ऊपर मिनिस्टर्स हैं या एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, वो हाकिम है. ये चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वजीर आजम हाकिम है, आप हाकिम नहीं है. So ladies and gentlemen, the next point on empowerment of the masses is that all those of government functionaries, people in the offices, like there is a assistant commissioner, or there's a deputy commissioner, or there's a DIG or police service, or maybe a tehsildar, or any, I'm not saying about any. They have so many courts, you know. This court word is used for even Naib Tehsildar as well in the emerging countries. He is a public servant. So they need to serve the public, because the public, they keep giving them the dates. Okay, you come on this date, and public will come and he'll keep standing in front of their offices and then take another date because the boss is not in the office today, and he goes back. That is extremely painful, that you have to make sure that you bring your level
to the servant level. People call them government, they call them ministers, they call them politicians, leaders, so big leaders. They're so big that they do not serve the masses. They manipulate the masses. They chew the masses. So it is extremely necessary for the governments, especially in emerging societies, from top to bottom, that they take the role of a servant of the people. When you will take the role of a servant, only then you will be able to deliver, and only then your public will be strong, and only then your public will be able to deliver up to your requirements. It's a two-way trust. If you will give them that respect and trust, only then they will give you they'll return you the same kind of a trust. Because you deal your public like your suppressed kind of subjects. So that is why they do not trust you. That is why they do not respond to you. So it's a two-way communication. So please understand Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, hadith, that the chief of the nation is the servant of the nation. And it's not only the chief, any leader, any functionary, any public office person is the servant. It's you have to make sure that public interests are looked after without asking. They should not be running behind you. There should be rules and laws to serve the public, and must be the responsibility of the government employees and offices and functionaries to do it themselves at their own, not really asking the people to come to you and keep coming to you and keep getting ridiculed and keep getting exploited and manipulated. So the next point, ladies and gentlemen, I have is it's point number 13, diversity और inclusion के बारे में. ये diversity और inclusion इसका शायद उर्दू में मैं इतना अच्छा कोई लफ्ज ना निकाल सकूं. इसका मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको कि इसका मतलब ये है कि आप तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो मेजॉरिटी है, चाहे वो माइनॉरिटी है, जितने भी आपके मुल्क और माशरे के अंदर लोग हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं, चाहे वो स्पेशल हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आप इंक्लूड करें अपनी तरक्की के अंदर. आपके प्रोसेसेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी होनी चाहिए और हर तरह के लोग होने चाहिए, और जिन पे अपॉर्चुनिटीज बहुत फेयरनेस के साथ हो. ना कि आप कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर कर दें, आप कुछ लोगों को आइसोलेट कर दें और एक खास सेगमेंट को अंदर आप लेके आए और एक खास सेगमेंट को तरक्की दें. तो ये चीज है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये गवर्नमेंट का काम है कि इसके ऊपर रूल मेकिंग करे और इसके ऊपर ऑडिट्स करे हर साल, अपने भी और अपनी कंपनियों के और अपनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के, और ये इंश्योर करे कि ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए कि आपके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में हर लेवल पे एक प्रोपोर्शनेट आबादी के तनासुब के हिसाब से फेयर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होनी चाहिए. आपकी अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है तो उसमें भी आबादी के हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. आपके अगर गवर्नमेंट लेवल है, सुपीरियर लेवल, मिनिस्टर्स का लेवल है, तो उसके अंदर भी ऐसे होनी चाहिए. खवातीन, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड, किसी भी तरह आप उनको इंक्लूड करें. मैंने कुछ इमर्जिंग सोसाइटीज में ये देखा है कि कुछ इस तरह की लो लेवल जेनिटोरियल जॉब जो है, जेनिटोरियल लेवल जॉब, वो एक खास तरह के माइनॉरिटी ग्रुप के लिए एडवर्टाइज की जाती है. ये एक बहुत ज्यादती है कि आप एक माइनॉरिटीज के
ایک سیگمنٹ کو ایک جینیٹوریل جاب کے لیے آپ رکھ دیں اور اس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے طور پہ آپ ایڈورٹائز کریں. یہ غلط ہے. یہ کسی کو نوٹس لینا چاہیے. اور میں جو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ کوئی اس کو سنے گا اور سمجھے گا کہ آپ لیبل نہ کریں ایک مائنورٹی سیگمنٹ کو. اگر آپ ان کو اسی چیز کے لیے کنسیڈر کریں گے اور آپ خاص طور پہ پہلے تو جینیٹوریل جابس کے لیے ایک بزنسز ہونے چاہیے. آپ اس کو آؤٹ سورس کریں کہ وہ کلیننگ کے بزنسز ہیں. میں نے یہاں نارتھ امریکہ میں دیکھا ہے کہ کلیننگ کے اپنے بزنسز ہیں, آپ کے امپلائیز نہیں ہیں. آپ ان کمپنیز کو کانٹریکٹس دیتے ہیں اور وہ آ کے آپ کا کلیننگ کا بزنس کرتے ہیں. آپ کو جب بھی آپ کی فریکوینسی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو اس کے لیے امپلائیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن از ون تھنگ. Ladies and gentlemen, that's my point number 13, that at every level in every organization, governments must make sure that all kinds of population, whether it is majority, minority, special needs people, women, all kind of backgrounds, they have the fair number of representation everywhere. So diversity means that you include everyone proportionately into your progress and into your organization's hierarchy. And then inclusion. Okay, you have involved them, you have recruited them, and you have posted them, and you have made a diverse kind of a board of governors, a diverse kind of a cabinet you have been able to achieve. Now you do not isolate them. You treat them in a way that they feel part of that organization. So that is the intentional conditions, that you create an environment that everyone feels part of it from heart and soul. So that's where then homogeneity will come in and unification will come in, and then you will see that your population will feel encouraged and strong, and they will be able to deliver well. اگلا جو پوائنٹ خواتین و حضرات میرے پاس ہے, پوائنٹ نمبر 14, وہ ہر آرگنائزیشنز کا ریونیو مینجمنٹ اور ایکسپینڈیچر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اب یہ ریونیو مینجمنٹ اور ایکسپینڈیچر اکاؤنٹیبلٹی میں یہ بھی گورنمنٹس کی اور آرگنائزیشنز کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے جو بھی بجٹس ہوں وہ آپ اس طرح بنائیں کہ آپ کی صرف پروفٹ اورینٹڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ریونیو مینجمنٹ میں کہ آپ کا ریونیو کہاں سے آ رہا ہے, وہ آپ کا صرف یہ نہ ہو کہ آپ کا فوکس صرف پروفٹس کے اوپر ہو, اور باقی جو سسٹینیبلٹی ہے, آپ کے مٹیریلز ہیں, یا آپ کا انوائرمنٹ ہے, یا آپ کی پاور یوزیج ہے, یا آپ کی مین پاور کی ڈائیورسٹی ہے. So they all things, all the aspects جو کہ آپ کو سسٹینیبل گروتھ دیتی ہیں, وہ آپ نے انشور کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے ریونیو بھی اچیو کرنا ہے. سو یہ ایک کراس ہے, کمبینیشن ہے, کہ جس میں آپ کا فوکس صرف پیسہ بنانے پہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پیسہ بھی آپ مناسب بنائیں, کیونکہ آپ پیسہ نہیں بنائیں گے تو پھر بزنس کس لیے کریں گے, پراسپیرٹی کیسے آئے. تو پراسپیرٹی آنی چاہیے, آپ پیسہ بھی بنائیں, لیکن اس پیسے میں جتنی ان پٹ آئے وہ ساری اس طرح ہو کہ آپ کی ریسورسز, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کے لوگ, آپ کے پروسیسز وہ اس طرح گیئرڈ اپ ہو, آپ کی سپلائی چین وہ اس طرح گیئرڈ اپ ہو کہ لانگ ٹرم فیوچرسٹک جنریشنز لانگ سسٹینیبلٹی ہو. اسی طرح ایکسپینڈیچر اکاؤنٹیبلٹی, اس میں بھی سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویسٹ نہ کریں چیزوں کو, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی پیسے کی جو یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے ایکسپینڈیچر کی, وہ بیسڈ آن فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. سو یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پہ رول میکنگ کرے اور وہ امپلیمنٹ کرے اس کو, اور انشور کرے کہ وہ تمام اپنے اندر بھی
اور باہر بھی اپنی گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں اور کمرشل آرگنائزیشنز میں ریونیو مینجمنٹ اور ایکسپینڈیچر اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرے, اور اس کے آڈٹس ہونے چاہیے, اور اس کے اندر پھر وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹس ہونی چاہیے. دین نیکسٹ پوائنٹس آئی ہیو از دیٹ آپ کی ہر لیول پہ جو گورنمنٹس ہیں وہ لوگوں کو it should be serving. I've already talked about it. It should be service oriented, and governments must not be the bosses. Government role is not the boss. Government role is to serve people, and that should be the message, and that should be the kind of a personality and character. It should come down till the lowest functionary level. So government organizations need to work like this. So this was the 15 steps which I thought that they will give the kind of a strategy on how we can have basic idea on empowering the middle class and poor class and vulnerable class for سسٹینیبل گروتھ. سو خواتین و حضرات, یہ ایک بیسک فنڈامنٹلس تھے کہ آپ کیسے جو ہے مڈل کلاس کو اور پور کلاس کو یا جو لوور سیگمنٹ آف دی سوسائٹیز ہیں ان کو کس طرح آپ امپاور کر سکتے ہیں تاکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں, پائیدار ترقی کے جو مقاصد ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان کو گریجولی امپلیمنٹ کیا جا سکے اور حاصل کیا جا سکے. تو میں ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس پہ میں اپنی پریزنٹیشن ختم کروں گا, اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ایک میسج پہنچے کہ کس طرح ہم نے اپنی جو ہے وہ پائیدار ترقی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک پہلی پریزنٹیشن تھی سیریز کی. اس کے بعد اسی کے ریلیٹڈ میں ایکسپینڈ کروں گا باقی 17 گولز کے اوپر. تو خوش رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں. ٹیک اٹ لائٹلی بٹ ڈو یور بیسٹ. ٹیک کیئر. بائے بائے.